तो हम शुरू करते हैं। 2 पेपर्स करेंगे पेपर 2 के। सबसे पहले है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज़ में डिफरेंस। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हम पहले क्रोन्स से करते हैं। तो क्रोन्स क्या है, ये ज़्यादा एग्रेसिव वाला है। तो ये ट्रांसम्यूरल होता है। ये माउथ टू एनस कहीं भी हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा जगह पे है तो ये हर जगह पे थोड़ा थोड़ा लीजन करेगा। तो ये स्किप लीजन करता है। और मोस्टली किधर होता है, ये डिस्टल इलियम और प्रॉक्सिमल कोलोन में। ये शुरू में ज़्यादा होता है। और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये रेक्टम में ज़्यादा होता है। और ये ट्रांसम्यूरल नहीं होता, सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में करता है। और रेक्टम से मतलब कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब इसमें कोई स्किप लीजन नहीं होता, पूरा कॉन्टिन्यूस अल्सर्स होंगे। और शुरू रेक्टम में होगा, स्प्रेड प्रॉक्सिमली करेगा। फिर है वो माउथ टू एनस होता है। तो ये मोस्टली कॉलोन और रेक्टम में को ही इन्वॉल्व करता है, रेयरली इलियम में होता है। क्रोन्स डिसीज़ में क्या आता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, क्योंकि स्किप लीजन है तो बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शन होगी और एब्डोमिनल पेन होता है। और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसमें सिर्फ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, तो ब्लडी डायरिया होगा। और जो क्लासिक लीजन है, इसमें क्या है, फिस्टुला बन सकते हैं, एब्सेस बन सकते हैं, और कोबल स्टोनिंग होती है। मतलब स्किप लीजन्स है ना, तो बीच में लीजन है और बीच में ऐसा उठा हुआ दिखेगा, तो कोबल स्टोन जैसी अपीयरेंस आती है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या है कि क्योंकि सारा कॉन्टीन्यूसली ख़त्म हो रहा है, तो सेल्स रीजनरेट करने को ट्राई करेंगे, तो वो सूडो पॉलिप बना देते हैं। तो बेरियम रेडियोग्राफ पे इसकी आते हैं लेड पाइप कोलोन कहते हैं हम उसे, और इसे कहते हैं स्ट्रिंग साइन। फिर है कोलोन के कैंसर का रिस्क अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और फिर है सर्जरी हम क्रोन्स में नहीं करते, क्योंकि पूरा माउथ टू एनस ही मतलब हर जगह स्किप लीजन्स है, तो हम इसमें सर्जरी नहीं करते। अल्सरेटिव कोलाइटिस में करते हैं एंड उससे वो ठीक भी मतलब हो जाता है। फिर हम आते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस और एम्फीसीमा में। तो सबसे पहले तो लोकेशन का ही डिफरेंस है। ब्रोंकिएक्टेसिस ब्रोंकस में होता है, एम्फीसीमा एसिनस में होता है। दोनों अडल्ट्स में मोस्टली होते हैं। कोज क्या है, ब्रोंकिएक्टेसिस का आता है इन्फेक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, और एम्फीसीमा क्या होता है, टबाको स्मोकिंग या फिर डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। तो पैथोजेनेसिस में ब्रोंकिएक्टेसिस में है डैमेज्ड एयरवे, तो इलास्टिक लेयर डैमेज हो जाती है। और एम्फीसीमा में या तो स्मोकिंग है जिसकी वजह से इलास्टिस एंजाइम बढ़ रहा है, या फिर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, तो पूरा वो मैकेनिज्म सा बिगड़ रहा है। फिर है ग्रोस अपीयरेंस क्या है, ब्रोंकिएक्टेसिस में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स डायलेटेड होते हैं, और एम्फीसीमा में एयर सैक डिस्टेंटेड होते हैं। हिस्टोलॉजी में ब्रोंकिएक्टेसिस में ब्रोंकाई इन्फ्लेम्ड हो गए, और एम्फीसीमा में एल्वियोलर सेप्टा विल बी ब्रोकन। क्लिनिकल फीचर क्या है, ब्रोंकाइटिस में कोपियस फॉल स्मेलिंग एक्सपेक्टोरेंट मिलेगा, फीवर होगा, कफ होगा। एम्फीसीमा में एक्सर्शनल डिस्निया होगा। फिर है नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक। तो जो जिसमें 2 आई है वो ज़्यादा बेकार होता है, क्योंकि उसमें पूरी बेसमेंट मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाएगी, आरबीसी तक निकल जाएंगे, तो क्या होगा कि आरबीसी निकल गए, सारा प्रोटीन मोस्टली निकल जाएगा, तो जनरलाइज्ड पेरिफेरल एडीमा होगा। इसमें हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, और ओलिग्यूरिया आता है, यूरेमिया आता है। नेफ्रोटिक में क्या है, पोडोसाइट्स ख़राब होते हैं, तो इसमें आरबीसी कास्ट नहीं निकलता। इसमें हाइपरलिपिडीमिया होता है। नेफ्राइटिक में हाइपरलिपिडीमिया नहीं होता। नेफ्रोटिक में माइल्ड एडीमा है, एंड प्रोटीन यूरिया नेफ्राइटिक से ज़्यादा होता है। इसमें ओलिग्यूरिया और यूरेमिया नहीं होता। फिर हम आते हैं बिनाइन और मैलिग्नेंट पेप्टिक अल्सर पे। तो जो बिनाइन है ये मोस्टली यंगर एज में होता है, मैलिग्नेंट ओल्डर एज में होता है। बिनाइन को थोड़ा ज़्यादा मतलब ड्यूरेशन के लिए एलिमेंट देनी होती है, मैलिग्नेंट को कम के लिए। बिनाइन मोस्टली लेसर कर्वेचर पे होता है, मैलिग्नेंट ग्रेटर कर्वेचर पे होता है। और बिनाइन हमें कैसा दिखता है, बिनाइन हमें कैसा दिखता है, स्मॉल होगा, वो लार्ज होगा, ये रेगुलर होगा, वो इरेगुलर होगा। और बिनाइन में ना हमें म्यूकोजल फोल्ड रेडिएट करते दिखाई देंगे, और मैलिग्नेंट में मतलब म्यूकोजल फोल्ड अल्सर के साथ साथ नहीं दिखेंगे, दूर दिखेंगे। और बिनाइन में जो अल्सर है वो पंच्ड आउट अल्सर होता है। मैलिग्नेंट में होता है मतलब मैलिग्नेंट में कहते हैं हीप्ड अप अल्सर होता है। और फिर है एसिडिटी, इनमें मतलब बिनाइन में
नॉर्मल टू लो होती है और मैलिग्नेंट में नॉर्मल टू इवन 0 हो सकती है। थेरेपी बिनाइन रिस्पॉन्ड करती है, अनमैलिग्नेंट नहीं रिस्पॉन्ड करती। फिर हम आते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। तो इन्फेक्टिव है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से एंडोकार्डाइटिस हो रही है, वाल्व और एंडोकार्डियम दोनों इफेक्ट होंगी और इसमें क्या बनता है, हमारी वेजिटेशन बनती है। अक्यूट होती है, सब अक्यूट होती है। अक्यूट कब होती है, जब प्रीवियसली नॉर्मल हार्ट हो तो उसके ऊपर अक्यूट होती है, मोस्ट कॉमनली बाय स्टाफ ओरियस। सब अक्यूट क्या है, प्रीवियसली अफेक्टेड हार्ट पे होती है, ये होती है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस से। फिर इंसिडेंस क्या है, बूढ़े लोगों में ज़्यादा होती है, मेल्स में ज़्यादा होती है। इटियोलॉजी वही है, स्टाफ और स्ट्रेप्टोकोकस। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, बैक्टीरिया पहले से, बैक्टीरीमिया, सेप्टिसीमिया, पाईमिया कैसे हो सकता है, किसी भी चीज़ का कोई भी इन्फेक्शन हो, अंडरलाइंग हार्ट डिसीज़, या फिर कोई भी इम्प्योर्ड होस्ट डिफेंस जैसे लिम्फोमा, ल्यूकेमिया या कोई भी थेरेपी। ठीक है, तो वेजिटेशन आयोटिक और माइट्रल वॉल्व दोनों पे होती है, वॉल्व के कस्प पे होती है। तो जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है वो कस्प पे होती है, और जो रिमेटिक फीवर की जो वेजिटेशन होती है वो अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर होती है। लार्ज होती है, फ्राइबल वेजिटेशन होती है, बीच में प्लेटलेट है, फिब्रिन है, बैक्टीरिया की कॉलोनीज होंगी। और कॉम्प्लिकेशन क्या है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्स्ट्रा कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होती है। कार्डियक में वाल्व्स को अफेक्ट करता है, तो वाल्वुलर स्टेनोसिस हो सकता है, मायोकार्डियल एब्सेस हो सकता है, जो वाल्वुलर लीफलेट है उनके परफोरेशन और रप्चर हो सकती है, और फिर पेरिकार्डाइटिस वगैरह और कार्डियक फेलियर हो सकता है। एक्स्ट्रा कार्डियक में क्या है कि अब इसमें वेजिटेशंस बन रही है, तो मतलब ये वेजिटेशंस क्या होता है, थ्रोम्बस ही होता है, तो ये एम्बोलिज्म हो सकता है इससे, और एम्बोलिज्म कहीं भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकता है, किडनी, स्प्लीन, ब्रेन, कहीं पे भी। और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाके पल्मोनरी एब्सेस करवा सकता है, कैपिलरी में जाके पेटिकिया करवा सकता है, और इसमें ओस्लर्स नोड और जेनवे लीजन दिखते हैं। ओस्लर्स नोड फिंगर टिप्स में दिखता है और सब अक्यूट में दिखता है, जेनवे लीजन पल्प पे दिखते हैं और अक्यूट में दिखते हैं। फिर अगर किडनी में चले जाएंगे तो फोकल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करेंगे। डेथ कैसे होती है, कार्डियक फेलियर से डेथ हो सकती है, या फिर अगर वाइटल ऑर्गन में एम्बोलिज्म हो जाए तब हो सकती है, या फिर सेरिब्रल आर्टरी का रप्चर हो जाए तब हो सकती है। फिर हम आते हैं इविंग सार्कोमा में। इविंग सार्कोमा क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसे हम राउंड सेल ट्यूमर भी कहते हैं। यंगर पेशेंट्स होते हैं, 3 तरह का इविंग सार्कोमा है, क्लासिकल, सॉफ्ट टिश्यू और न्यूरोएक्टोडर्मल। ये तीनों का कॉमन चीज़ क्या है, न्यूरोएक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, तीनों में ट्रांसलोकेशन होती है 1122 की। हमने सुबह डिसीज़ पढ़ा था कौन सा, CML, तो उसमें ट्रांसलोकेशन होती है 922 की। अब इसमें ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या बनता है, EWS फॉर इविंग सार्कोमा, EWS R1 और FLS1, इनकी ये एक नया जीन बन जाता है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर क्या है, ये सभी बोन वाले में सेम ही है, पेन है, टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, फीवर है, ल्यूकोसाइटोसिस है, रेस्ड इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है, ESR रेस्ड है। डायग्नोसिस में क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो बोन मर रही है, उसके ऊपर नई बोन बन रही है। फिर जब हम रेडियोलॉजी पे देखेंगे तो मतलब सब पेरियोस्टल रिएक्टिव बोन बनी जा रही है, तो अनियन स्किन अपीयरेंस दिखती है, जिसे हम कहते हैं लेयर्स ऑफ रिएक्टिव बोन ऑन द पेरियोस्टियम या सब पेरियोस्टियल। फिर है ग्रोस में क्या है, शुरू में तो मेड्युलरी कैनाल में होगा, फिर ये एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यू को इन्वेड कर देता है, हेमरेज होती है, नेक्रोसिस होती है, और ग्रे वाइट होगा और फ्राइएबल होगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली क्या है कि मतलब मोस्टली बाकी ट्यूमर्स को भी इन्वॉल्व करता है, तो इसमें क्या है, ट्यूमर अलग अलग लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाता है बाय फाइब्रस सेप्टा, तो हमें ट्यूमर सेल्स दिखेंगे क्लोजली पैक्ड और जो कि डिवाइडेड है बाय सेप्टा, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, सूडो रोजेट बना देते हैं ये, क्योंकि चलो सबसे बीच में क्या, कैपिलरी के अराउंड है बहुत सारे ट्यूमर सेल, और ट्यूमर सेल के अराउंड क्या है, फाइब्रस सेप्टा, तो ये क्या बना देता है, सूडो रोसेट। फिर बीच में जो ट्यूमर सेल्स हैं ये काफ़ी छोटे हैं, यूनिफॉर्म है, लिम्फोसाइट जैसे दिखेंगे, और स्कैंटी साइटोप्लाज्म है, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, और क्या है कि सोल्ट एंड पेपर क्रोमैटिन है, तो स्मॉल ब्लू सेल्स है, और ये जो रोजेट बनाते हैं इसे हम कहते हैं होमर वाइट रोजेट।
तो क्योंकि छोटे छोटे सेल्स है इसलिए हम इसे राउंड सेल ट्यूमर कहते हैं, और छोटे छोटे ब्लू कलर के सेल्स दिखेंगे तो स्मॉल ब्लू सेल ट्यूमर भी कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन क्या होता है, पास पॉजिटिव, तो पास पॉजिटिव होगा ये वाला ट्यूमर। फिर हमारा थायराइड का मेड्यूलरी कार्सिनोमा। मेड्यूलरी कार्सिनोमा इज लेस कॉमन। कहाँ से निकलता है, ये सी सेल्स से निकलता है। तो ये क्या है, कैल्सिटोनिन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो इसीलिए जो भी मेड्यूलरी कार्सिनोमा का अपीयरेंस हम देखेंगे ना, सेल्स के साथ बहुत सारा अमाइलॉइड दिखेगा। अमाइलॉइड क्या होता है, कैल्सिटोनिन ही होता है, तो कैल्सिटोनिन अंदर स्टोर हो जाता है, इतना ज़्यादा बन जाता है। पैथोजेनेसिस क्या है, फैमिलियल अक्रेंस होती है, तो कौन सी म्यूटेशन है, रेट म्यूटेशन होती है इसमें। और रेट क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन है, तो इसकी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी। एसोसिएटेड विद फियोसाइटोक्रोमा या फिर पैराथायरॉयड एडिनोमा, जैसे कि MEN2A या फिर MEN2B, तो इन सबसे ये एसोसिएटेड हो सकता है। 50 to 60 ईयर्स की एज में दिखता है हमें, और यूनिलेटरल होता है। और जो फेमिलियल केस है वो 20 to 30 ईयर्स की एज में दिखता है, जनरली बाईलेटरल होगा, लेकिन जो स्पोराडिक केसेस वाला है वो मोस्टली यूनिलेटरल होता है। फिर है कि क्या सिक्रिएट करते हैं ये कैल्सिटोनिन, जो कि हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ये ट्यूमर प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिनेस, सोमैटोस्टेटिन, ये सब कुछ भी सिक्रिएट कर सकता है। और इसकी वजह से, क्योंकि मतलब ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होगा तो कार्सिनोइड सिंड्रोम करवा सकता है, ये कशिंग सिंड्रोम करवा सकता है, डायरिया करवा सकता है। फिर वही अमाइलॉइड डिपॉजिट हो जाएगा, जो कैल्सिटोनिन इतना बढ़ रहा है वो अमाइलॉइड की तरह डिपॉजिट हो जाएगा और वो कोंगोरेट पॉजिटिव होगा। फिर अमाइलॉइड वही है, कैल्सिटोनिन है, और मोस्टली सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल दिखेगा, लेकिन कई बार जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है वो होती है हमारी एनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड। ग्रोसली या तो एक नोड्यूल हो सकता है स्पोराडिक में, या फिर बाईलेटरल हो सकता है इन फेमिलियल। फिर है स्पोराडिक, इवेंचुअली कॉन्ट्रालेटरल लोब में चला ही जाता है, और जब हम कट सरफेस देखेंगे तो हमें ग्रे वाइट सा हार्ड सा ट्यूमर दिखेगा, जिसमें हेमरेज भी होगी और नेक्रोसिस भी होगी। क्योंकि ये मतलब ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है, तो इसमें क्या तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, और नेस्ट ऑफ ट्यूमर सेल होता है सेपरेटेड बाय सेप्टा, तो उसके जैसा ही है, इविंग सार्कोमा के जैसा। और कई बार ट्यूमर सेल शीट में हो सकते हैं, सूडोपेपिले बना सकते हैं या फॉलिकल्स भी बना सकते हैं। और ट्यूमर सेल्स यूनिफॉर्म होते हैं, सी सेल के करेक्टरिस्टिक होते हैं, एंड कई बार स्पिंडल शेड भी होते हैं। तो सेल के आसपास क्या होगी, अमाइलॉइड स्ट्रोमा होगी, जो कि कैल्सिटोनिन से ही आती है, और इसे हम इम्यूनोस्टेन फॉर कैल्सिटोनिन से डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं। एंड स्टेनिंग प्रॉपर्टी आर सेम एज सिस्टमिक अमाइलोडोसिस, लेकिन इरेगुलर कैल्सिफिकेशन भी होती है कई जगह में। फिर सी सेल का हाइपरप्लासिया एज अ प्रिकर्सर लीजन हमें दिखता है फेमिलियल केसेस में। फिर हम आते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लासिया में, तो ये क्या है, नेचुरल एजिंग का एक पार्ट है। इसमें क्या है, प्रोस्टेट के एपिथेलियल और स्ट्रोमल सेल का हाइपरप्लासिया होता है। तो क्या होगा कि एपिथेलियल सेल भी बढ़ रहा है, स्ट्रोमल कंपोनेंट भी बढ़ रहा है। रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो ग्रोथ फैक्टर को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से फाइब्रोब्लास्ट और एपिथेलियल सेल स्टिमुलेट होता है, और क्योंकि ग्रोथ फैक्टर है तो उनका लॉस भी कम हो जाता है। फिर क्या, प्रोस्टेट बढ़ जाता है। क्लिनिकल फीचर क्या है, 50 साल से ऊपर वाले लोगों में दिखेगा। यूरेथ्रा कंप्रेस हो रहा है, तो लीक होता रहेगा यूरिन, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी हो जाएगी क्योंकि एक ही बार में सारा नहीं निकलेगा। पेनफुल मिक्सचरेशन होगा, नोक्ट्यूरिया होगा, एंड डिक्रीज इन द स्टीम। और क्योंकि अब यूरिन रिटेंशन होगी उसके ब्लैडर में, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लैडर की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, सिस्टाइटिस हो जाएगी। मॉर्फोलॉजी क्या है, कुछ ऐसा हमें दिखेगा, तो बीच में यूरेथ्रा है, साइड में प्रोस्टेट है, एंड यूरेथ्रा के साइड में क्या है, नोड्यूल्स है। तो ये जो नोड्यूल्स है, अर्ली जो नोड्यूल्स है उसमें स्ट्रोमल सेल है, बाद में एपिथेलियल सेल प्रीडोमिनेट करते हैं। ट्रू कैप्सूल नहीं होता है इसका, और अगर ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन हो रही है तो सॉफ्ट एंड मिल्की सा होता है। माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या है, ग्लैंडुलर है और फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लासिया होता है। ग्लैंडुलर का मतलब क्या है कि इसकी जो हम हिस्टोलॉजी में देखेंगे ना, तो डबल लेयर्ड हमें ल्यूमन के ऊपर एपिथेलियम दिखेगा, तो इनर लेयर ऑफ कोलमनर सेल एंड आउटर लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल दिखेंगी। डायग्नोसिस क्या, सिम्टम्स और रेक्टल एग्जामिनेशन से करेंगे।
अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का मेजरमेंट कर सकते हैं जो कि इसका ट्यूमर मार्कर है। फिर है सिरहोसिस। तो जो लिवर की सिरहोसिस है ये इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल एंड स्टेज है किसका, और कोई भी जो हिपैटोसेलुलर इंजरी होती है उसका इरिवर्सिबल एंड स्टेज होता है, पूरे लिवर को इन्वॉल्व करता है। तो जो नॉर्मल लोब्यूल का आर्किटेक्चर है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। नोड्यूल्स बनते हैं जो एक दूसरे से फाइब्रोटिक बैंड से सेपरेट होते हैं और हिपैटोसेलुलर नेक्रोसिस होती है। तो कुछ जगह पे नेक्रोसिस होगी और कुछ जगह पे रीजनरेटिव नोड्यूल्स। तो नोड्यूल्स तो बन ही रहते हैं, उसमें रीजनरेशन होगी, तो नेक्रोसिस प्लस रीजनरेटिव नोड्यूल्स दिखते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है, पहले नेक्रोसिस होगी, फिर वो हील करेगा बाय फाइब्रोसिस, फिर एक रीजनरेटिव नोड्यूल बन जाएगा एंड वैस्कुलर पैटर्न में भी चेंजेस आते हैं। सिरोसिस कैन बी माइक्रोनोड्यूलर या मैक्रोनोड्यूलर या मिक्स्ड। 3 मिलीमीटर हम बेस लेते हैं। इटियोलॉजिकल इज एल्कोहलिक सिरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, बिलियरी सिरोसिस या हीमोक्रोमाटोसिस में या विल्सन डिसीज में, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो जो भी लीवर की बीमारियां है सब कुछ। फिर हम आते हैं प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो ये क्या आता है, इसे हम कहते हैं मिक्स सलाइवरी ट्यूमर। पैरोटिड ग्लैंड का मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्यूमर है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। पेनलेस है, आराम से ग्रो करता है, एक होता है, किधर हमें दिखता है, बिलो मतलब कान के आगे और थोड़ा सा नीचे दिखता है। स्मूथ सरफेस हो सकता है या फिर नोड्यूल्स हो सकते हैं। मिक्स्ड सलाइवरी ट्यूमर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एपिथेलियल डिफ्रेंशिएशन भी हो सकती है इसमें, मेसेंकाइमल डिफ्रेंशिएशन भी हो सकती है। ग्रोसली कैसे दिखेगा, बिनाइन ट्यूमर है तो वेल डिमार्केटेड होगा और फुल्ली डेवलप नहीं होगा। सूडो कैप्सूल है लेकिन सूडो कैप्सुलेटेड होता है। कट सरफेस देखेंगे तो वाइट और ब्लूइश दिखेगा, सेमी ट्रांसलूसेंट दिखेगा। माइक्रोस्कोपिकली दिखेंगे तो जो एपिथेलियल एलिमेंट है वो डार्क टेसिनाई ट्यूब्यूल्स कुछ भी बना सकते हैं, और जो स्ट्रोमल एलिमेंट्स हैं वो लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसे दिखेंगे या फिर मिक्सोइड म्यूकोइड ऐसे दिखेंगे। प्रोग्नोसिस क्या, रिकरेंट होता है, कई बार कुछ सालों बाद भी हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि इसके साथ फेशियल नर्व होती है तो हम कभी भी पूरा इसे रिमूव कर नहीं पाते। बहुत सारे फोकाई होते हैं ट्यूमर के, और इम्प्लांटेशन होते हैं सर्जिकल फील्ड में, और सूडो एनकैप्सुलेशन होता है, तो इसलिए ये पूरी तरह रिमूव नहीं होता या ठीक तरह रिमूव नहीं होता। फिर है ब्रेस्ट का कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग फीमेल्स, और ये पेरीमीनोपॉजल एज में बहुत कॉमन होता है। और डेवलपमेंट, हाँ, जो ट्रिपल असेसमेंट टेक्निक है उसकी वजह से ब्रेस्ट कार्सिनोमा मतलब जल्दी जल्दी डिटेक्ट या फिर फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है उसके डिटेक्ट होने की। तो हम पहले देखते हैं रिस्क फैक्टर क्या है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक्स में ज़्यादा होता है, और फैमिली हिस्ट्री हो तो होता है, अर्ली मनार्क या लेट मीनोपोज हो तो होता है, नली पैरिटी या फिर लेट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ में होता है, या फिर अगर एटिपिकल एपिथेलियल हाइपरप्लाजिया हो, नहीं तो एनिमल फैट ज़्यादा है, हाई कैलोरी डाइट, सिगरेट, अल्कोहल, सर्जरी हुई है ऑगमेंटेशन की, डेंसिटी ज़्यादा है, रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है। पैथोजेनेसिस पे आता है तो सबसे पहले हार्मोनल फैक्टर होता है। तो क्या है कि ईस्ट्रोजन बढ़ाता है, तो ईस्ट्रोजन जिस भी स्टेज में ज़्यादा होगा तो वो ब्रेस्ट कैंसर में रोल प्ले करेगा। जैसे विमेन विद अर्ली मेनार्क, लेट मीनोपॉज, नली पैरस, लेट चाइल्ड बर्थ, ओवेरियन ट्यूमर, ईस्ट्रोजन सिक्रीटिंग, HRT, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ये सब कुछ है ईस्ट्रोजन की वजह से। जेनेटिक है, BRCA1 जीन होता है एक, तो BRCA1 जीन में म्यूटेशन है तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा होगा। फिर BRCA2 जीन भी है, BRCA2 जीन से ब्रेस्ट और प्रोस्टेट दोनों का रिस्क बढ़ता है। फिर P53 जीन है, इससे भी बढ़ता है। बैकेली फ्रोमेनी सिंड्रोम है जिसमें P53 की म्यूटेशन है। फिर CHEK2 जीन है और एक P10 जीन है। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, तो काफ़ी ज़्यादा पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं, और रेगुलेटेड होता है HER2 जीन से, CMYC जीन से, RAS ER जीन से, और बाकी जो हमने अभी इतने सारे जीन पढ़े वो। तो इसके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या आते हैं कि
कुछ पोटेंशियल प्री कैंसरस लीजन होते हैं, जैसे कि एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लासिया हो गया और क्लिंगिंग कार्सिनोमा हो गया, और इसमें फाइब्रोएडिनोमा आता है। फिर ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन सीटू हो सकता है। तो इसका डायग्नोस करने के फीचर्स क्या है? न्यूक्लियर ग्रेड, मॉर्फोलॉजी और नेक्रोसिस। फिर ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी होता है। एक मिनट, ठीक है। फिर इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर में क्या है? मतलब ये सभी वही है कि हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बुक में ज़्यादा अच्छे से था। तो ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, ये आते नहीं है, ना ही याद होने वाले। तो इसमें यही था ब्रेस्ट कैंसर की पैथोजेनेसिस में हार्मोनल फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर है और रिस्क फैक्टर क्या आते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं क्रूकेनबर्ग ट्यूमर पे। तो क्रूकेनबर्ग ट्यूमर क्या है कि ओवरी का ट्यूमर है, बाइलेटरल होता है और मेटास्टेटिक है। कॉमन साइट किधर से आता है? जीआई ट्रैक्ट से आ सकता है, ब्रेस्ट से आ सकता है, कोलोन से आ सकता है। और फिर क्लिनिकल फीचर क्या है? और 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा कॉमन होता है। साइलेंट है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, असाइट्स होती है, ब्लॉटिंग है, वेजाइनल ब्लीडिंग है। और मॉर्फोलॉजी में क्या दिखता है? हाँ, ये दोनों ओवरीज में है, बाइलेटरल होता है, मल्टी नोड्यूलर होता है, राउंड टू किडनी शेप्ड है और नेक्रोसिस और हेमरेज हो सकती है। और कट सरफेस में हम देखेंगे तो नेक्रोसिस और हेमरेज वही दिखेंगी। माइक्रोस्कोपिकली क्योंकि इसमें म्यूसिन बहुत ज़्यादा आता है तो सिग्नेट रिंग सेल दिखेंगे। लेप्रोटोमी, सीटी स्कैन और बायोप्सी से डायग्नोसिस होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं न्यूमोकॉनियोसिस पे। न्यूमोकॉनियोसिस क्या है? ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ है। तो वर्क पे कोई भी लंग डिसीज़ होता है उसे न्यूमोकॉनियोसिस कहते हैं। फैक्टर्स कौन से डिटरमाइन करते हैं? साइज एंड शेप, सॉल्युबिलिटी, अमाउंट ऑफ डस्ट, बाकी इरिटेंट्स या क्लियरेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी स्टेटस। इन सबसे मतलब 3 तरह के मेन है। एक कोल वर्कर न्यूमोकॉनियोसिस हो सकता है एंड सिलिकोसिस हो सकता है, जिनके फाइब्रस नोड्यूल्स बनते हैं। फिर एस्बेस्टोसिस में इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होती है और बेरिलियोसिस में हाइपर सेंसिटिविटी होती है। क्लासिफिकेशन में इनऑर्गेनिक डस्ट आती है और ऑर्गेनिक डस्ट आती है। इनऑर्गेनिक में आता है कोल, सिलिका, एस्बेस्टोस। और ऑर्गेनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक याद रख लो, बर्ड ड्रॉपिंग्स आती है, कॉटन की आती है और हे की आती है, प्लस मशरूम कॉम्पोस्ट डस्ट होती है। फिर है सभी का इंडिविजुअल। तो सिलिकोसिस है सिलिका की वजह से, एंड सिलिका किधर एक्सपोज होता है? माइनर्स में, टनलर्स में, ग्राइंडर्स में। सिरामिक इंडस्ट्री मेन है, सिरामिक में होता है। इसमें क्या है? डिस्निया होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्ट्रिक्टिव दोनों चीज़ें हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन है TBRA और कोर पल्मोनेल। तो मॉर्फोलॉजिकली इसकी ग्रॉस अपीयरेंस क्या दिखता है हमें? और सिलिकोसिस में वही फाइब्रोटिक नोड्यूल्स होंगे और थ्रू आउट द लंग पेरेन्काइमा, मोस्टली अपर रीजन में होता है। प्लूरा काफ़ी थिक हो जाती है, इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है, कैविटीज़ बन जाती है। माइक्रोस्कोपिकली सिलिकोटिक नोड्यूल्स दिखते हैं जिनमें हाइलिन मटेरियल दिखेगा, और जो हाइलिन सेंटर है इसके आसपास कोलाजन दिखेगा, और जो कोलाजन नोड्यूल्स है तो क्लेफ्ट भी दिखेंगे कोलाजनस नोड्यूल्स के बीच में। ये नोड्यूल्स आपस में जुड़ भी सकते हैं सीवियर फॉर्म ऑफ डिसीज़ में, एम्फाइसीमा या फिर हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है पेरेन्काइमा की। फिर आते हैं कोल वर्कर न्यूमोकॉनियोसिस में। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर वही है कि माइनर्स हो गए, कोल इंडस्ट्री वाले हो गए। ग्रोसली इसमें हमने एस्बेस्टोसिस का ग्रोस भी देखा था, तो काला काला लंग दिखता है, कोल के मैक्यूल्स दिखते हैं, ब्लैक पिगमेंटेशन दिखेगी। माइक्रोस्कोपिकली भी कोल लेडन मैक्रोफाज दिखते हैं हमें, और ब्रोंक्यूल्स की डिस्टेंशन दिखेगी। क्लिनिकली क्रोनिक कफ है और नोड्यूल्स दिखेंगे रेडियोलॉजी पे। फिर हम आते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा में। एडिनो कार्सिनोमा होता है, ट्यूब्यूलर एपिथेलियम से एसोसिएट ओरिजिनेट होता है। मोस्ट कॉमन जीन एसोसिएटेड है VHL। ठीक है, और इन रीनल वेन को इन्वेड कर सकता है, पुअर प्रोग्नोसिस है, और इसमें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम आर वेरी फ्रिक्वेंट। मोस्ट कॉमन होता है क्लियर सेल टाइप। क्लियर साइटोप्लाज्म है, क्यों? क्योंकि जब हम टिश्यू को प्रोसेस करते हैं तो ग्लाइकोजन और लिपिड रिमूव हो जाता है, तो हमें क्लियर दिखता है। और इसमें ट्यूबरक्यूले दिख सकते हैं, ट्यूब्यूल दिख सकते हैं,
और ये वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है। पेपिलरी में पेपिले दिखेंगे और जिसमें कि क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और समोमा बॉडीज हो सकती है। ग्रैन्युलर में ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, तो साइटोप्लाज्म में एसिडोफिलिक और बाकी प्लियोमॉर्फिज्म वगैरह दिखेगा। फिर होता है क्रोमोफोब टाइप, तो कलर नहीं लेंगे तो पेल क्लियर सेल दिखेंगे। सार्कोमेटोइड टाइप होगा तो ये मोस्ट एनाप्लास्टिक होता है, स्पिंडल ट्यूमर होता है। कलेक्टिंग डक्ट टाइप है जिसमें क्यूबॉइडल ट्यूमर सेल होते हैं। फिर आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या है, एक मिनट, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि एबनॉर्मल फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू दिखता है। तो इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या ऑटो इम्यून डिसीज़ है, तो साइटोकाइन्स रिलीज होती है क्योंकि मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये साइटोकाइन्स क्या करते हैं, जॉइंट टिश्यू को डैमेज करते हैं और कार्टिलेज की वस्कुलराइजेशन करवा देते हैं, जिसे कहते हैं पैनस फॉर्मेशन। और क्लासिकल फाइंडिंग क्या आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव साइनोवाइटिस विद पैनस फॉर्मेशन। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा, पेनिस फॉर्मेशन होती है, न्यूमरस फोल्ड्स बन जाते हैं विलाई के, साइनोवियल मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है, उस साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है, अंडरलाइन कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, डीमिनरलाइजेशन होती है और जो जॉइंट सरफेस है वो यूनाइट हो जाते हैं, जो अपोजिंग जॉइंट सरफेस है, जिस ड्यू टू फाइब्रस एडेशंस एंड एनकाइलोसिस। टेंडन्स वीक होकर रप्चर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। फिर हम आते हैं सर्विक्स के कार्सिनोमा पे। तो सर्विक्स का कार्सिनोमा एपिडेमियोलॉजी वही है जिसमें अर्ली एज और सेक्सुअल एक्टिविटी है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, HPV इन्फेक्शन है, हाई रिस्क मेल सेक्स पार्टनर्स है, तो इन सब में यूटेराइन सर्वाइकल कार्सिनोमा हो सकता है। ये मल्टीपैरस विमेन में होता है और ब्रेस्ट कैंसर नलीपैरस में होता है। तो HPV का हमने सुबह पढ़ा था कि कैसे वो करता है, तो इसमें भी वही लिखना है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में ग्रोस अपीयरेंस क्या है, 3 तरह के पैटर्न दिखते हैं हमें, फंगेटिंग, अल्सर्स हो सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन हो सकती है। तो एडवांस क्या है, हाँ, स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन से अराइज होता है। एडवांस स्टेज में क्या है, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होती है, इन्फिल्ट्रेशन होती है। माइक्रोस्कोपिकली क्या दिखता है हमें, कार्सिनोमा, एक तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है और बाकी कार्सिनोमा हो सकता है। फिर हम आते हैं मेनिंजाइटिस में। तो मेनिंजाइटिस में ट्यूबरक्युलर मेनिंजाइटिस है, किसकी वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलम की वजह से, तो ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से। पहले हम पढ़ते हैं मेनिंजाइटिस ही क्या आती है। मेनिंजाइटिस क्या आती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजिस। लेप्टोमेनिंजाइटिस से ज़्यादा कॉमन होती है, बाकी अगर ड्यूरा भी इन्वॉल्व है तो उसे कहते हैं पेकीमेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस होती है अक्यूट पायोजेनिक, अक्यूट लिम्फोसिटिक जिसे वायरल भी कहते हैं, और ट्यूबरक्युलर जो कि क्रॉनिक होती है, फंगल भी होती है जो कि क्रिप्टोकोकस की वजह से होती है। ट्यूबरक्युलर क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस की हीमाटोजीनस स्प्रेड की वजह से होती है। ग्रॉस अपीयरेंस क्या है, सब एरेक्नोइड स्पेस में हमें एक्सोडेट दिखेगा, ट्यूबरकल्स दिखेंगे ब्लड वेसल के आसपास। माइक्रोस्कोपिकली भी एक्सोडेट दिखेगा, ग्रैन्युलोमा दिखेंगे, केजियस नेक्रोसिस दिख सकती है और नहीं भी दिख सकती। फिर एसिड फास्ट बेसिलाई दिख सकती है, और अगर लेट केस है तो फाइब्रस एडहेशंस दिखेगी और हाइड्रोसेफेलस भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर सभी मेनिंजाइटिस के सेम है, हेडेक, मलेज, कन्फ्यूजन और वॉमिटिंग। डायग्नोसिस, जब हम CSF को लॉन्ग स्टैंडिंग पे रखेंगे तो कॉबवेब बन जाएगा, उसमें CSF प्रेशर बढ़ जाएगा, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस दिखेगी, प्रोटीन बढ़ जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा। फिर है रेटिनोब्लास्टोमा, आई का मैलिग्नेंट ट्यूमर है, रेटाइनल न्यूरॉन से निकलता है, और ये क्या है, इसमें हमें स्मॉल ब्लू सेल्स दिखेंगे हाइपरक्रोमैटिक, जिनमें साइटोप्लाज्म बहुत स्कैंटी होता है, शीट्स में हो सकते हैं, नेस्ट में हो सकता है, ट्रेबिकुलाई में हो सकती है। इसके बिनाइन फॉर्म को कहते हैं रेटिनोमा। क्लिनिकल फीचर क्या है, 15 साल के कम में होता है, रेटाइना इन्वॉल्व है, पुअर विजन है, प्यूपिल पे वाइटिश ह्यू दिखेगा, आई में पेन दिखेगा, स्ट्रेबिस्मस भी हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकली हमें रेटाइना में वाइट नोड्यूलर मास दिखेगा जो कि पार्शली सॉलिड होता है और पार्टली नेक्रोटिक होता है। माइक्रोस्कोपिकली अनडिफ्रेंशिएटेड रेटाइनल सेल दिखेंगे और डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर सेल्स दिखेंगे रोजेट की फॉर्म में। 2 तरह के रोजेट होते हैं, एक होमर राइट रोजेट जो हमने पहले भी पढ़ा था, एक होता है फ्लेक्सर विंटरस्टीनर रोजेट।
सो दिस इज़ रेटिनोब्लास्टोमा। तो मेरा एक पेपर हो गया, दूसरा पेपर हम थोड़ी देर बाद करते हैं। तो